हेलो 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 बच्चों, हेलो गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। हेलो हेलो बच्चों, हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, आ जाइए बेटा जी, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारी बातों को बढ़िया से आपको क्लियर करना है, अच्छे से समझना है। ओके, आ जाओ जी, आ जाओ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सब बच्चे बढ़िया से आ जाइए अच्छे से। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, हेलो, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। अभी उठाया क्या तू। हेलो हेलो साधना जी, हेलो पायल, हेलो शेख, रेशमा, हेलो पूजा, सन्नी, बॉबी, हेलो हेलो जी, हेलो। ओके, हेलो। आते हैं शायरी हो जाए। ओके, हाँ जी, आ जाइए जी, आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते बेटा, नमस्ते, राम राम जी, राम राम। ओके, हाँ, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। ओके, आ जाइए। हेलो विशाल, अनिल, प्रतीक्षा, विकास, पल्लवी, संजना, राम गुप्ता, हेलो सनी, शिफा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो, कैसे हैं आप सब। सब एकदम बढ़िया है, सब एकदम बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। कमेंट दिख रहा है बेटा, गुलफाम, हेलो पूजा। सब एकदम बढ़िया है, एकदम फाइन, मस्त, झकाझक, मौज, बहुत बढ़िया। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे परमाणु की संरचना के अगले लेक्चर के बारे में, जो कि है लेक्चर नंबर 6। और आज अपन लगभग 7 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हाँ जी। तो जरा देखो ध्यान से, जिसमें हम अपना ये ऊर्जा वाला पार्ट और प्रकाश विद्युत प्रभाव ये अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, फिर बाद में उसके डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति बचेगी, फिर उसका हाइजेनबर्ग का सिद्धांत बचेगा, फिर देन उसके बाद आपके पास स्पेक्ट्रम वगैरह वाला पार्ट बचेगा, देन क्वांटम संख्याएं बचेगी। हाँ जी, ओके, हाँ, कमेंट आ रहा है भाई, आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। अदीब अदीब अदीब, सबका कमेंट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होगा, बना है ना, Li3n। ओके, आप कहां से हो, कोटा से हो भाई, कितनी बार पूछेगा। हाँ जी, नहीं आ रहा है बेटा, आपका कमेंट नहीं आ रहा है। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यार, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में आगे की बातों को क्लियर करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, हर एक बात को समझेंगे। तो आज है हमारे परमाणु की संरचना का लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर नंबर 6 में हम क्या करेंगे, कुछ नई नई चीजें देखेंगे बढ़िया से और समझते हैं। अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या देख लिया है बेटा, परिचय देख लिया, महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख ली, मॉडल देख लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे देखी, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत देख लिया, बोहर का परमाणु मॉडल देखा। अब इस बोहर के मॉडल के अंदर आइए थोड़ी थोड़ी चीजों को समझते हैं, बढ़िया से क्लियर करते हैं। ओके, अच्छा, ये कहां से आ गया। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, हर एक बात को क्लियर करना है, हर एक बात को समझना है अच्छे से और आगे बढ़ना है। हाँ, ये कौन बालक है जो फोन कर रहा है। ओके, हाँ, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य दे रखी है, ऊर्जा ज्ञात कर लेना, क्या दिक्कत है। टेस्ट में क्वेश्चन, टेस्ट के क्वेश्चन करा देना एक बार। जरा देखो ध्यान से बेटा, अगर अपन बात करें जो टेस्ट में आए हुए, अब पिछले टेस्ट के क्वेश्चंस देखो, पिछले टेस्ट में जितने भी, देखो जो भी हम टेस्ट में क्वेश्चंस देते हैं ना, उन सबके सोल्यूशन आपको डाउटनट ऐप पर मिल जाएंगे, ठीक है, डीएन ऐप पर मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इस पर ढूंढो उनको, है ना। आपको डाउटनट ऐप पर हर एक क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे, पहली बात तो ये, तो वहां पे देखो। और दूसरी बात यहां पर, और अगर आप अगले टेस्ट के बारे में पूछ रहे हो, तो आपका जो अगला टेस्ट आएगा वो पार्ट टेस्ट है। अगला टेस्ट आपका पार्ट टेस्ट है, जिसमें जितना अपन ने छोड़ा था, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन तक पहले दे चुके थे, अब उसके बाद का आएगा, मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म, अणुसंख्यक गुणधर्म
से लेकर के ये तो आएंगे ही आएंगे, प्लस परमाणु की संरचना वाला चैप्टर आएगा। ठीक है, जब भी जिस संडे को तुम्हारा टेस्ट होएगा ना, इस संडे तो हुआ ही था, ओके, तो नेक्स्ट संडे जो आएगा या उसका अगला संडे आएगा, उसको यहां पर आपका, हाँ एक फोन आया था बेटा, आया था, तुम में से कोई कर रहा था, तो इस संडे को अनुसंख्यक गुणधर्म से अगले वाले का आपका टेस्ट होएगा। अब चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं थोड़ा सा, वरना तुम बातों में लगाते हो। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं यहां पर लेक्चर नंबर 6 के बारे में। तो लेक्चर नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं, बढ़िया से सारी चीजों को कवर कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। लेक्चर नंबर 6 में क्या कर लिया हमने, ये सारी चीजें देख ली थी, बोहर का परमाणु मॉडल चल रहा था, थोड़ा इसको बारे में समझ लें, और आज क्या पढ़ेंगे वो देख लें। तो जरा देखो ध्यान से, आज भी हम पढ़ेंगे बोहर के मॉडल के अनुप्रयोग, जो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। तो क्या करेंगे, बोहर के अनुप्रयोग, ऊर्जा, वेग, त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसको देखेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, बहुत सिंपल है, दोनों टॉपिक बहुत बढ़िया है, अच्छे से आप इनको कर सकते हो। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। बोहर मॉडल के अनुप्रयोग हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बेटा सबसे पहले त्रिज्या को ज्ञात करना सीखा था। बोहर मॉडल के अनुप्रयोग से हमने त्रिज्या को ज्ञात करना सीखा था, और त्रिज्या का सूत्र क्या आया था हमारे पास, कि किसी भी कोश की त्रिज्या मेरे को ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र है 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, एंगस्ट्रॉम के पदों में। मीटर में पूछे तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ये आया था। और एक कोश की त्रिज्या दूसरे कोश की त्रिज्या अलग अलग परमाणुओं के लिए ऐसे ज्ञात करनी हो तो वो अनुपात वाला सूत्र ध्यान रखना, R1/R2 बराबर आ जाएगा N1/N2 का स्क्वायर और Z2/Z1। इस सूत्र से आराम से हो जाएगा, ये हमने देखा था। फिर दूसरा, वेग का सूत्र, किसी भी nवे कोश में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका वेग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2.188 या 2.18 तक ले लो, उसमें भी काम चल जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁶ होता है, ठीक है, इंटू Z/N, ये निकल कर आता है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ओके, ये हो जाएगा। अब चलेंगे तीसरे पर, हम ज्ञात करेंगे अब ऊर्जा। अच्छा, वेग का अनुपात, अगर मुझे वेगों का अनुपात निकालना हो बेटा, भाई इस कोश में वेग इतना, दूसरे कोश में वेग कितना होगा। ओके, तो अगर मुझे वेग के बारे में ज्ञात करना है तो उस बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये भी लिख लो, ठीक है, वेगों का अनुपात, अलग अलग परमाणुओं के लिए, अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग कोशों में इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात, अलग अलग परमाणु मतलब उनका परमाणु क्रमांक अलग है, जेड अलग हो जाएगा। अलग अलग कोश मतलब उनके कोश भी अलग है। तो पहले वाले के लिए V1 मान लिया, दूसरे वाले के लिए V2 मान लिया। ये संख्या तो सेम ही रहेगी, ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी, कट जाएगा। Z1/N1 बटा Z2/N1, तो ये नीचे वाला मान पलट जाएगा तो सिंपल आ जाएगा Z1/Z2 गुणा N2/N1, ये आ जाएगा। ये सूत्र आपको अलग अलग परमाणु के अलग अलग कोशों में वेग के अनुपात ज्ञात करना बता देगा। ओके, अगर आपसे बोल दिया जाए हाइड्रोजन के लिए पहले कोश और दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो, का अनुपात ज्ञात करो, तो जेड तो सेम हो जाएगा ना, फिर ये हट जाएगा। फिर वेग का अनुपात ले, इनका कोशों का अनुपात ले लो, वही वेगों का अनुपात आ जाएगा। मान लो हाइड्रोजन के तीसरे कोश और लिथियम +2 के भी तीसरे कोश, तो
कोष तो सेम हो गए, जेड अलग अलग हो गए, वो बच जाएगा, फिर वहां से अनुपात निकल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आपके काम आ जाएगा। तो हमने त्रिज्या के अलग अलग अनुपात, वेग और वेग अलग अलग कोषों में अलग अलग परमाणुओं के लिए वेग का अनुपात ये देख लिया, ये नोट कर लो आप। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, एन क्या है? कोष। डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बेटा इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की गणना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, ऊर्जा की गणना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना। हाँ, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना। अब यदि मैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना के बारे में बात करूं तो ऊर्जा की गणना, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को अपन बोलेंगे कैपिटल ई से। तो कुल ऊर्जा आप लिखो साथ के साथ, कुल ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा दो तरह की होती, एक होती स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण, एक होती गतिज ऊर्जा, गति के कारण। तो कुल ऊर्जा दोनों का योग होगी। क्या होगी? योग होगी। तो कुल ऊर्जा बराबर क्या होगा बेटा? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के ई प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पीई। गति के कारण ऊर्जा गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा स्थिति ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा इन दोनों ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। तो ये मैंने बोल दी बेटा समीकरण नंबर 1। हाँ, अब गतिज ऊर्जा का तो, गतिज ऊर्जा का तो सिंपल सा सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा के ई का तो सिंपल सूत्र होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। कौन गति कर रहा है? उसका द्रव्यमान और उसका वेग। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का, वेग इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जहां एम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु का नहीं है, इलेक्ट्रॉन का। वी क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। हाँ जी, एवं स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है के Q1 Q2 बटे आर, के Q1 Q2 बटे आर, के Q1 Q2 बटे आर। के वही बल नियतांक है, Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, यस और नो, बटे आर दोनों के डिस्टेंस। के का मान के। हाँ जी, हम नाभिक, याद है हमने ऐसा डायग्राम बनाया था बेटा कि नाभिक पर आवेश था Ze और उससे आर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ओके। तो नाभिक पर तो Ze धनात्मक आवेश है, ये पहला आवेश, और दूसरा आवेश -e अपॉन रेडियस r। तो आकर्षण के दौरान ऊर्जा निकलती है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस के Zd स्क्वायर अपॉन r, ये आ गए। तो ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है और ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। फिजिक्स में काम आएगा ये के Q1 Q2 बटे आर। तो कहीं ना कहीं इस सूत्र में ये दोनों मान रख दे अपन तो हमारे पास कुल ऊर्जा आ जाएगी। अगर इस सूत्र में मैं इसको और इसको पुट कर दूंगा तो मेरे पास कुल ऊर्जा आ जाएगी। बोलो, आ जाएगी ना? बहुत बढ़िया, फटाफट से देखो उसको और कंप्लीट करते हैं। हाँ जी भाई साहब, ये हमारे पास स्थिति गतिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है। इस फॉर्मूले में पुट कर दे, अतः कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा कितनी आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ऑफ जेड के Zd स्क्वायर अपॉन आर, के Ze स्क्वायर अपॉन आर। ये गतिज ऊर्जा और ये स्थितिज ऊर्जा आ गई। डन। ये हमारे पास एक चीज हो गई। हाँ, हम ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या जानते हैं
कि सर mv स्क्वायर अपॉन आर बराबर तो क्या होता है के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। कहां से कि अपकेंद्रीय बल कूलाम्बिक बल के बराबर होता है, तभी तो एक वृत्ताकार पथ का घूर्णन कर पाता है एक इलेक्ट्रॉन। कल पढ़ा था बोहर की दूसरी अवधारणा, बोहर की दूसरी अवधारणा से, सेकंड अवधारणा से। क्या ये बात हमको पता है? अरे पता है कि नहीं है? पता है। इसको बोल दो समीकरण नंबर 2। बोल दिया। क्या ये दूसरी अवधारणा से हमें पता है? तो जरा देखो ध्यान से, क्या एक आर से एक आर छम छम, तो mv स्क्वायर बराबर कितना हो गया के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, सिर्फ आर। ओके, इसमें बस मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है। क्या? 2 से भाग लगा दो, तो इधर भी हाफ mv स्क्वायर हो गया, इधर भी हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। 2 से दोनों और भाग देने पर, मतलब अगर कोई प्रोग्राम दोनों तरफ कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो हाफ mv स्क्वायर का मान क्या आ गया? के जेडी स्क्वायर अपॉन 2r आ गया। बोलो ना मित्रों, तो हाफ mv स्क्वायर की जगह क्या ये लिख सकता हूं? काम हो गया। समीकरण नंबर इसको दे दो 3, समीकरण 3 और 2 से। समझ में आ गया? तीन का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर इसको उसमें पुट कर दो, आपके पास कुल ऊर्जा आ जाएगी। फिर उसमें सूत्र उतर रखेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना हो गया। ठीक है, रख दे मान अगले पेज पे। तो E बराबर आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, इसका आधा। हाँ या ना? के जेड स्क्वायर अपॉन आर का आधा माइनस, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ये पूरा है। इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, एक में से आधे में से एक जा रहा है भाई, अंदर जो लिखा हुआ है सेम लिखा हुआ है, यहां पर जैसा लिखा हुआ है वैसा ही वहां लिखा हुआ है, बस यहां आधा है यहां पूरा है। तो आधे में से पूरा गया तो माइनस का आधा बचा भाई। अगर आधे में से एक गया तो कितना बचा? माइनस का आधा। तो अंदर वाला सेम सेम आ जाएगा ना। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर अगर आधे में से पूरा गया तो क्या बचेगा? आधा बचेगा कि नहीं बचेगा? वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो माइनस का आधा बच गया। के जेड स्क्वायर अपॉन आर, बस ये हो गया अपने पास एक सूत्र। अरे बोलो मित्रों, बोलो। चूंकि आर बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, याद करो। हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, याद करो। एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर था, वो यहां पे रखते हैं। अपन को रखना नहीं है, बस ध्यान रखो। ठीक है, ये मान, ये आर का मान होता है, वो यहां पे तुम्हारे काम आ जाएगा। हमें रखना नहीं है, बट आर का ये वाला मान होता है जो हम यहां पे रखते हैं। ठीक है, सभी ज्ञात मान उपरोक्त सूत्र में रखने पर, उपरोक्त सूत्र में रखने पर हमें ई का मान प्राप्त होता है। और ई का वह मान आता है बेटा माइनस में। ठीक है, माइनस 2.18 इंटू 10 की घात माइनस 18। ठीक है, माइनस 18। ओके, सारी वैल्यूज हम पुट करते हैं और यह आता है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल प्रति मोल, जूल पर एटम, सॉरी जूल पर मोल, क्या जूल पर एटम। ठीक है, ये जूल के पदों में मान आ जाता है। एक सूत्र
ये ध्यान रखना है। इस सूत्र में सभी ज्ञात मान, देखो k का मान पता होता है, e का मान पता होता है, h का मान पता होता है, 4 पाई m k z e सबके मान पता है, z को छोड़ करके, ठीक है। तो यह सूत्र हमारा बनता है बेटा। तो एक तो ये सूत्र, या हमें पता है कि यार हम ये जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम ये जानते हैं ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की घात -19 जूल होता है, जूल होता है। तो ये जूल है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हमारे पास एक मान इसका और आता है, वो भी ध्यान रखना। E बराबर -13.6 गुणा Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में, ये भी प्रति एटम आता है। तो ये दो सूत्र ध्यान रखने भाइयों आपको, ये दो सूत्र ध्यान रखने भाइयों आपको, ठीक है। -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। हो गया क्या? ये 3 सूत्र ध्यान रख लो, काम हो जाएगा। ये 3 सूत्र ध्यान रख लो, काम हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना मान होता है, तो फिर इसको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए भाग लगाएंगे, फिर ये मान निकल के आएगा खट। आपको ये ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये आ गया सूत्र, E बराबर -13.6 गुणा Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर आ गया बेटा। इस सूत्र की हेल्प से हम सारी चीजें देख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ चीजें मेरे को बतानी है, अभी हम आगे बढ़े उससे पहले कुछ चीजें मुझे बतानी है, वो देख लेते हैं अपन पहले। ये सूत्र हो गया। तो हमने यह देख लिया कि कुल ऊर्जा, ओके, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र 12 mv² होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये होता है। फिर हमने द्वितीय अवधारणा से हमने इन चीजों को सोल्व करा, गतिज ऊर्जा इसके बराबर आई, ठीक। तो यह चीजें हमने सीखी, बढ़िया से क्लियर करी, कवर करी मजे के साथ। हो गया? अब आगे देखो, अब आगे देखो। तो हमने यह निकाल लिया है बेटा, E बराबर -13.6 गुणा Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, एक एटम के लिए। ये हमारे पास सूत्र आ गया। ये क्या हो गया? हाँ जी, प्रति एटम के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। एक तो ये बात ध्यान रखना, एक तो ये बात ध्यान रखना। अब दूसरी बात, अब दूसरी बात कि अगर मुझे अलग अलग परमाणु दे रखे हैं, उनके कोश भी अलग अलग है, तो संबंध अनुपात कैसे निकालते हैं? तो जरा देखो ध्यान से वही चीज, अलग अलग परमाणुओं के लिए, अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग कोश में, मतलब n का मान भी अलग अलग, अलग अलग कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो ऊर्जा E1 है, दूसरे के लिए मान लो ऊर्जा E2 है। तो हम क्या करेंगे? इसमें मान रखेंगे और उसमें भी मान रखेंगे और भाग लगाएंगे। तो -13.6 इसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा, वो तो कटकुटा जाएगा। Z स्क्वायर, Z वाला मान ऊपर है, N वाला मान नीचे, तो Z1 बटे Z2 का स्क्वायर हो जाएगा और N1 बटे N2 पलट करके उल्टा हो जाएगा, तो N2 बाई N1 हो जाएगा। सिंपल सा आ जाएगा आपके पास बेटा, Z1 बटे Z2 का स्क्वायर, N2 में आ जाएगा N1 बटे N2 का स्क्वायर। तो यह फॉर्मूला ध्यान रख लेना है रसगुल्लो। इससे क्या कर सकते हो आप? अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग कोशों में उपस्थित परमाणुओं की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कर सकते, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात कर सकते हो। काम का है, सूत्र याद होने चाहिए आपको। और इस चैप्टर में तो कुछ इतने सूत्र है ही नहीं, सिंपल सिंपल सूत्र है। कक्षा 11वीं तो बहुत आसान है। हाँ जी,
ये चैप्टर आसान है कंपैरेटिवली, कहने की बात ये है। तो E1 बटे E2 बराबर ये आ जाएगा। इन सूत्रों को याद रखना है। अगर ये याद नहीं है, कम से कम ये तो याद होना चाहिए आपको, क्योंकि पहले के इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लोगे, दूसरे के लिए निकाल लोगे, फिर उनका अनुपात ले लो, है ना। ज्यादा सोल्व मत करना, बस ये -13.6 को सेम रहने देना। अनुपात निकालना हो तब इस वाली वैल्यू को सोल्व कर लो, ऐसे ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए सोल्व कर लो, दोनों का अनुपात निकाल लो, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बढ़िया बात है। ओके जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे कि मान लीजिए बेटा, हाइड्रोजन के लिए मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोश में, 2 इलेक्ट्रॉन है अलग अलग कोश में, उनकी ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात करना। जैसे कि मान लो ये नाभिक है, ये अलग 3 कक्षा है इसमें। ओके जी, तो यार अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक सॉरी, ये नाभिक है, ये पहला कोश है, ये दूसरा कोश है। मान लो इलेक्ट्रॉन इस कोश में है। ओके, इलेक्ट्रॉन फुदक करके यहां जाता है बाहर वाले कोश में। ये N1 कोश मान लेते हैं, ये N2 कोश मान लेते हैं। तो 2 अलग अलग कोशों में उपस्थित, या फिर मान लो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। इस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं सब, ठीक है। ये N1 में, ये N2 में। तो ऊर्जा अंतराल क्या होगा दोनों के बीच में, मतलब कितना ऊर्जा अंतराल रहेगा, तो वो कैसे ज्ञात करें। तो देखो ध्यान से, ऊर्जा अलग अलग कोशों के लिए ऊर्जा अंतराल, अलग अलग कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा अंतराल। ऊर्जा अंतराल सिंपल है, माइनस करेंगे, ज्यादा वाली ऊर्जा में से कम वाली ऊर्जा, कोश की ऊर्जा माइनस करेंगे, मतलब अपन बाहर वाला माइनस अंदर वाला करेंगे। तो सिंपल सा सूत्र है बेटा, EN2 मतलब उच्चतम कोश की ऊर्जा माइनस निम्नतम कोश की ऊर्जा N1। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान, सूत्र हमारे पास क्या आता था, -13.6। सुनना, अभी लिखना मत, कुछ भी लिखना मत बेटा। देखो Z² जेड का मान सेम, ये कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करते थे बेटा सूत्र में, बस सिर्फ ये इतना सा कर सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन के लिए तो जेड का मान सेम हो गया। तो यहां पर क्या आएगा, 1/N1², फिर दूसरे वाले के लिए ये माइनस जो भी है -13.6 Z²/N2² आएगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूं, सिंपल सा आपको अप्लाई करना है। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, और वो सिंपल सा फॉर्मूला ये है, -13.6 इंटू Z² 1/N1² माइनस 1/N2²। इस सूत्र को लगा देना, 2 अलग अलग कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं का अंतर आ जाएगा डायरेक्ट। और हाइड्रोजन के लिए Z = 1 रख देंगे तो फिर हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा, अलग अलग के लिए उस तरीके से आ जाएगा, व्यापक तौर पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना। तो मैंने आपको क्या बता दिया बेटा, ऊर्जा के बारे में बता दिया। ठीक है, कुल ऊर्जा कैसे निकालते हैं, ऊर्जाओं का अनुपात कैसे निकालते हैं, अंतर कैसे निकालना है। देखो जहां पे N2 क्या है, उच्चतम कोश, N1 क्या है, निम्नतम कोश। ये ध्यान रखना, चाहे इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर आए, N2 हमेशा उच्चतम कोश ही रहेगा। ओके, और N1 न्यूनतम कोश रहेगा। ध्यान रखना, जहां N1 निम्नतम कोश, N2 उच्चतम कोश।
ओके, तो ये ध्यान रखना, ये उच्चतम कोश की ऊर्जा, ये निम्नतम कोश की ऊर्जा, बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में, ठीक है। जब पीवाईक्यू करवाऊंगा ना तो सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको वहां पे। ये हो गया, ये कर लिया। अब आपको बहुत सारी चीजें समझनी छोटी छोटी, आइए उन पर बात करते हैं। हाँ, आगे चले, कुछ बातें और फिर उस क्वेश्चन पर आएंगे हम। हाँ, कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में संबंध, आपस में क्या संबंध होता है। कुल ऊर्जा E, गतिज ऊर्जा KE एवं स्थितिज ऊर्जा PE में संबंध, ठीक है। बहुत सिंपल है, आराम से आप जानते होंगे, में संबंध। ओके, देखें तो जरा देखो ध्यान से, पहला स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का बेटा हमने एक फॉर्मूला लिखा था, पीई बराबर, क्या फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था कि -(k)(ZE²/R), ये फॉर्मूला था, यस और नो, ओके। फिर गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या आया था, जरा देखो, ओके, ताकि मैं आपको फेल करवा सकूं। जरा देखो ध्यान से, अच्छा, ये देखो 12 mv², 12 mv², ये गतिज ऊर्जा ही तो है, गतिज ऊर्जा का सूत्र ये रहा। इंपोर्टेंट जानकारी है, देखो गतिज ऊर्जा ये रहा और ये इसके बराबर है, मतलब ये दोनों सूत्र बराबर है, जो सूत्र से रिजल्ट यहां आएगा वही सूत्र से रिजल्ट यहां आएगा, क्योंकि दोनों पक्ष तभी तो बराबर होंगे। तो kZE²/2R, ये दूसरा सूत्र आ गया, kZE², एक ही पेन से लिखते हैं यार, हाँ जी, kZE²/2R, ये दूसरा सूत्र आ गया। कुल ऊर्जा E, इसका फॉर्मूला क्या बना था, माइनस का आधा बचा था, -12 kZE²/R, याद है, ये था। और इसको थोड़ा सा मैं सही तरीके से लिख देता हूं, इसका प्लस का ये आधा, हाँ जी। तो ये तीन हमारे पास संबंध है, ये माइनस का एक सिंपल सा, ये प्लस का आधा और ये माइनस का आधा। तो अब जरा देखो ध्यान से, संबंध इसमें देखते हैं, आइए चलिए बात करें। बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है, आराम से कर सकते हो। तो अगर यहां पे जरा देखो ध्यान से, दो में संबंध देखेंगे, इन दोनों में क्या संबंध दिखाई दे रहा है कि यार स्थितिज ऊर्जा तो ऋणात्मक है, है ना, ये है आपके पास स्थितिज ऊर्जा। अगर इस स्थितिज ऊर्जा को अगर मैं देखूं तो पहला संबंध, स्थितिज ऊर्जा, अगर इस सूत्र के आगे मैं माइनस लगा दूं, इस सूत्र के आगे माइनस लगा दूं और इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये बन जाएगा। जरा देखो ध्यान से, करना नहीं है, बस जरा देखो, मैंने इस सूत्र के आगे माइनस लगा दिया और 2 से गुणा कर दिया, ये बटे में एक, ये 2 था ही सही, और ये kZE²/R, तो ये 2 से 2 छमछम, माइनस kZE²/R बन जाएगा। तो -2KE, मतलब स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के दुगनी तो होती है, लेकिन आगे चिन्ह ऋणात्मक आएगा। पहला रिजल्ट, ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। दूसरा रिजल्ट क्या कि गतिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा के साथ क्या, कुल ऊर्जा के साथ क्या संबंध है? देखो ये माइनस का 1, ये माइनस का आधा, माइनस माइनस तो है ही सही, सिर्फ बस इसका दुगना कर दो, कुल ऊर्जा का दुगना कर दो, ये बन जाएगा। तो यहां पर दूसरा संबंध आ गया कि यार स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा की दुगनी होती है, ट्वाइस होती है। कुल ऊर्जा का दुगना स्थितिज ऊर्जा होती है। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। और एक लास्ट कि यार ऊर्जा और इन दोनों में क्या संबंध है। देखो पीई का मान, ये भी पीई का मान, ओके, तो कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होती है स्थितिज ऊर्जा। यहां पर जो आपके पास सॉरी गतिज ऊर्जा क्या होती है, कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होती है। ये 3 रिश्ते ध्यान रखने। पीई बराबर गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान का दुगना। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान का दुगना होती है, कुल ऊर्जा का दुगना होती है। और गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में क्या संबंध है, बस चिन्ह परिवर्तित कर दो। कुल ऊर्जा का जो भी चिन्ह है उसका ऋणात्मक कर दो, धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक कर दो, ये संबंध है। तो ये तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए, 1, 2 और 3। ओके, अब वो क्वेश्चन करते हैं। हाँ समझ में आया? एक बार और, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के ऋणात्मक मान का दुगना होती है, पक्की बात। स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा का दुगना होती है। अगली बात कि यार गतिज ऊर्जा जो कुल ऊर्जा होती है उसका चिन्ह परिवर्तित कर दो, ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहां तो आगे माइनस लगेगा, अगर मान माइनस में आए तो धनात्मक हो जाएगा ना, इसलिए डन डना डन डन। तो ये तीनों के तीनों सूत्र याद होने चाहिए। हाँ जी, तो ये बात भी क्लियर हो गई है। अब वो क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी ओके, अब आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इतनी है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कक्षा की त्रिज्या और कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करो। आओ मिलके करते हैं, आओ मिलके करते हैं। ना बेटा स्क्वायर किसी में भी नहीं रहेगा, स्क्वायर किसी में भी नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो फटाफट से रसगुल्लो, सबसे पहले तो सॉल्यूशन दिया क्या है, हाइड्रोजन। क्या दे रखा है, हाइड्रोजन। पक्का ना? अरे पक्का 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 पक्का। हाँ दिया है हाइड्रोजन, बोले तो Z बराबर 1 के लिए क्या दे रखी है, कुल ऊर्जा दे रखी है, कुल ऊर्जा दे रखी है। E कितनी दे रखी है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 बाय 1 एक एक कर ले। N2 बाई N1 कहां होगा लल्ला, यहां पे? अरे Z/N1, हाँ N2 बाई N1। बच्चों 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 यहां पे N2 बाई N1 हो जाएगा, माय मिस्टेक, क्योंकि दोनों सेम आ ही नहीं सकता। यहां पर N2 बाई N1 कर लेना प्लीज, यहां पर N2 बाई N1 कर लेना प्लीज, ठीक है। ओके, मानवीय गलती, हाँ, क्योंकि अगर फॉर्मूला गलत लिखा दूंगा तो फिर आप गलत लिख लोगे। माइनस का लोचा समझा दो बेटा, कुछ लोचा नहीं है, बस वो वाली चीजें देखनी है। हाँ, तो पहला सवाल कर ले, पहला क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, माइनस ऑफ E के बराबर होती है। हाँ जी, तो कितना दे रखा है, माइनस माइनस 1.51, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हाँ जी, पीई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ट्वाइस ऑफ कुल ऊर्जा, ट्वाइस ऑफ कुल ऊर्जा, ट्वाइस ऑफ कुल ऊर्जा विभोर।
हाँ जी, ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ 1.51, तो ये कितना आ जाएगा, इसको दुगना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, वेरी गुड। थर्ड वाला क्वेश्चन, कक्षा की त्रिज्या। अरे कक्षा की त्रिज्या कैसे ज्ञात करें, हमें तो कोश ही पता नहीं है। हमें कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर, ये ज्ञात करना है। अब चूंकि आर का सूत्र तो हमें पता है, आर बराबर होता है 0.529 जे एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, लेकिन एन पता नहीं है ना। पता है सर कोश भी, कैसे पता है बेटा, बता मेरे को, बता कोश कैसे पता तेरे को, कोश कहाँ है, कहाँ है कोश, कैसे पता बेटा निशा कोश, कैसे पता कोश, सर हमको पता है सर, हमने याद कर रखी है वैल्यू, वो बात अलग है ना, माइनस ही रहेगा बेटा, माइनस ही रहेगा, हाइड्रोजन से पता है। ओके, लेकिन अगर बाई चांस मान लो हाइड्रोजन के अलावा कोई अगला दे देता तो, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और दे देता तो, हाइड्रोजन के अलावा कुछ और दे देता तो नहीं कर पाते, n बराबर 1। ओके, नहीं दे रखा कोश, तो जरा देखो ध्यान से, कोश पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करें, क्या हमें कुल ऊर्जा दे रखी है, तो ऊर्जा वाले सूत्र में n आता है, z आता है, z पता है, n ज्ञात कर सकते हैं। हाँ जी, तो कोश के लिए, कोश n के लिए, ठीक है। हाँ जी, चूंकि हम जानते हैं कुल ऊर्जा बराबर एक सूत्र होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। डंडना डंडन, इस सूत्र में मान रख दो, कुल ऊर्जा का मान कितना दे रखा है, -1.51 -13.6, जेड का मान 1 एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस से माइनस छम एन स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 13.6 बटे 1.51, ठीक है। ओके, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे, इसको आप सोल्व करो बेटा, कितना आएगा, ओके, ठीक है। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1360 बटे 151। ओके, और यहां पर एन स्क्वायर का मान देखो 151, 9, बहुत बढ़िया, 9 बार कट रहा है भैया, लगभग 9 बार इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, तो एन स्क्वायर का मान 9 आ गया, तो एन का मान कितना आएगा, √9 मतलब 3, तो कोश आ गया तीसरा, तो भैया कोश आ चुका है हमारे पास n बराबर 3, तो त्रिज्या, तो हाइड्रोजन के n बराबर 3 कोश की त्रिज्या। नौ इंटू 9 81 हासिल लग जाएंगे, 8 9 दूनी 18, 18 और 8 हो जाएंगे 26, हासिल लग गए 2, 9 पंजे 45, 45 और 2 47, 4.761 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ओके, हाँ जी, और ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। और वेग, फोर्थ, वेग v बराबर सूत्र होता है 2.18 गुणा 6 मीटर में और 8 सेंटीमीटर में। चल गई बेटा, चल गई है, क्लास चल गई है, आपकी क्लास चल गई है। बीच में बेटा नेट ड्रॉप हो गया था, अब चल गई है, ठीक है। तो यहां पर इसका भाग लगा लेना आप, तो ये आ जाएगा
2.18/3 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड के पदों में इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर बन जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे तो आंसर बन जाएगा। तो हमने ये वेग वाला भी पार्ट देख लिया, हमने ये वेग वाला पार्ट भी देख लिया। अरे चल गई भाई, अब चल गई है। ओके, तो ये आपके पास गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कोश ज्ञात करना है पहले, तो कुल ऊर्जा के संबंध से हमने कोश ज्ञात कर लिया, कोश पता चल गया, फिर त्रिज्या पता चल गई और वेग भी निकाल लिया। लो कर लो, बात हो गया काम। ओके, हाँ, जो भी सोल्व करने पर आया होगा। फिर रुक गई, ओहो, कब चलेगी ये क्लास? परेशान है, हम भी परेशान है, तुम भी परेशान हो। ओहो ओहो, क्लास रुक गई है बेटा, रुक गई है। वक्त रुक सा गया है, वक्त रुक सा गया है, क्लास नहीं चल रही है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, क्लास नहीं चल रही है, चल रही है। इसमें कितने मोल है? अरे पगले, 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ओके, हाँ, बार बार रुक रही है। ओके जी, ओके, चल गया है। रिचार्ज खत्म हो गया सर, रिचार्ज करवाएंगे बेटा, रिचार्ज करवाएंगे, नेट का रिचार्ज खत्म हो गया है सर। कौन सा क्वेश्चन गलत करवा दिया बेटा? कुछ समझ, अरे वो नेट का इशू आ रहा होगा बेटा, रिचार्ज करवाएंगे, पैसे वैसे भी सैलरी आने दे, रिचार्ज करवाऊंगा नेट का। ओके, हाँ जी, अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन में मैंने, ओके, मैं उड़ रहा हूं इसमें, इसमें कितने मोल है? अरे पगले बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मोल थोड़ी ना है। 1/2, चल गई, चल गई, गाड़ी चल गई। ओके, आ जाओ भैया, आ जाओ, सब गाड़ी में बैठ जाओ फटाफट से। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, हमारे पास ये सूत्र था, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। पहले हमने यहाँ पे कोश ज्ञात करा, फिर कोश ज्ञात करने की हेल्प से फिर हमने त्रिज्या, कोश पता चल गया, त्रिज्या पता चल गई, फिर वेग पता चल गया। ओके, हाँ जी, नेट पैक करवाया क्या? करवा लिया बेटा, करवा लिया। अब जरा देखो ध्यान से, आगे देखो, अब आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ठीक है, हाँ जी। तो रसगुल्लो, मुझे यह पता लग गया है कि आपकी क्लास अब चल चुकी है, तो अब थोड़ा शांत हो जाए। हाँ, तो इस क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझा, इसमें हमने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा सब निकाल ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को करना है, तो इससे पहले कुछ मेरे को चीजें बतानी है, जो मैं पहले पढ़ा देता हूं, फिर आगे की चीजों पर चर्चा करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन ये तृतीय अवस्था के लिए क्या पृथक्करण, कुछ ऊर्जाएं जो मुझे बतानी है वो मैं बता देता हूं, फिर इसको करते हैं। ओके, तो चलिए यहां पर आगे का टॉपिक आप लिख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये हेडिंग डाल लो तुम तो। सम इंपोर्टेंट रिएक्शंस, सॉरी, सम इंपोर्टेंट डेफिनेशंस, जिसमें पहली है आयनीकरण ऊर्जा, आयनीकरण ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा, ठीक है, यह आयनीकरण ऊर्जा। याद करो, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे ढीले बने हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई आवश्यक ऊर्जा ही कहलाती है आयनन ऊर्जा। किसी विलगित गैसीय परमाणु के सबसे ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई न्यूनतम ऊर्जा ही कहलाती है आयनन ऊर्जा। कहां से? उसकी मूल अवस्था से।
कहां पर? बाहर, उसके कोष से बाहर, मतलब अनंत पे भेज दो उसको, उसकी बाउंड्री से बाहर भेज दो, परमाणु की बाउंड्री से। ठीक है, तो आयनन ऊर्जा क्या कहलाती है? किसी विलगित, विलगित मतलब अलग थलग, विलगित परमाणु के मूल अवस्था, मूल अवस्था मतलब आद्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था मतलब n बराबर 1, मूल अवस्था, किसी विलगित गैसीय परमाणु के मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, जल्दी से लिखेंगे बेटा, न्यूनतम ऊर्जा आयनीकरण ऊर्जा आयनीकरण ऊर्जा कहलाती है। समझ में आया? कहां से निकालना है उसको? मूल से। कहां पे भेजना है उसको? बाहर। तो N1 निम्न ऊर्जा स्तर क्या हो गया? N1 बराबर हो गया 1, और उच्च ऊर्जा स्तर क्या हो गया? N2। N2 क्या हो गया? अनंत, बिल्कुल बाहर भेज दो। ठीक है, और अनंत पे ऊर्जा 0 होती है। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पे लिख लो, अनंत पर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की 0 होती है। हाँ जी, तो N1 मतलब पहले कोश से इसको निकाला गया है और अनंत पे भेजा गया है, मतलब परमाणु से बाहर कर दिया है, बेदखल कर दिया है। ठीक है, तो वो ऊर्जा कहलाती है आयनीकरण ऊर्जा। समझ में आया? दूसरा, पृथक्करण ऊर्जा। पृथक्करण ऊर्जा हाँ जी, पृथक्करण सेपरेशन एनर्जी, किसी भी उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा, या फिर उत्तेजित अवस्था से अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अनंत मतलब बाहर ले गए उसको निकाल करके। समझ में आया भाई? आयनीकरण ऊर्जा तो मूल अवस्था से, पृथक्करण किसी उत्तेजित अवस्था से, किसी भी उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा के आवश्यक ऊर्जा पृथक्करण ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। तो N1 बराबर क्या हो गया बेटा? निम्नतम कोश कौन सा? कोई भी उत्तेजित अवस्था, n बराबर 1 को छोड़ करके सारी की सारी उत्तेजित अवस्थाएं कहलाती है। मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 कोई भी हो सकता है। और कहां पे भेजना है उसको? N2 उच्चतम ऊर्जा कौन सा? अनंत पे भेजना है। और अनंत पे ऊर्जा कितनी हो जाती है? 0। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक थर्ड होता है उत्तेजित, उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेशन एनर्जी, उत्तेजन ऊर्जा, एक्साइटेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को एक उत्तेजित अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था में भेजना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निम्न उत्तेजित अवस्था से, इलेक्ट्रॉन को निम्न उत्तेजित अवस्था से उच्च उत्तेजित अवस्था में भेजना। उत्तेजित अवस्था में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा।
अवस्था में भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा, भेजने के लिए आवश्यक ऊर्जा। तो N1 का मान कुछ भी उत्तेजित अवस्था हो सकती है और N2 का मान भी कुछ भी उत्तेजित अवस्था हो सकती है। तो ये तीन ऊर्जाओं के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। भाई आयनन ऊर्जा तो क्या होती है, आद्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, पृथक्करण ऊर्जा किसी उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और उत्तेजन एक उत्तेजित अवस्था से दूसरी उत्तेजित अवस्था में भेजना, एक्साइटेड कराना। बोलते हैं ना अपन कि इलेक्ट्रॉन यहां से होकर के वहां एक्साइटेड हो गया, इस कोष से उस कोष में एक्साइटेड हो गया, कोष। ओके, तो ये देखो, अब फिर आगे का प्रश्न लगाते हैं। ओके, हाँ जी, बोलो, ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ। अब आगे, हाँ, इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन पे पहले ये था ना, इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को लिखने के लिए जगह छोड़ दो, सॉल्यूशन देखो। हाइड्रोजन परमाणु बोले तो Z बराबर 1 हो चुका है, मैं इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था मतलब N बराबर 1 से तृतीय उत्तेजित अवस्था, तृतीय उत्तेजित अवस्था N बराबर 4, ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, में उत्तेजित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। तो ये तो नॉर्मल जनरल वाला क्वेश्चन हो गया कि भैया N1 से N2 में भेजना है तो कितनी ऊर्जा चाहिए। अरे बोलो, चूंकि हम सिंपल सूत्र जानते हैं EN2 माइनस EN1 बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। बोलो रसगुल्लो, ये सूत्र जानते ना भैया, इतनी ऊर्जा चाहिए। बस आपको चीजों के बारे में पता लग जाना चाहिए कि यार कहां कौन सा सूत्र लगाना था। अभी मेरे को यहां से ये कैसा चमका, यार मूल अवस्था से तृतीय उत्तेजित अवस्था में भेज रहा है, अनंत पे नहीं भेज रहा है, तृतीय पे भेज रहा है। पृथक्करण भी नहीं पूछ रहा है, उत्तेजन एक कोष से एक उत्तेजित से दूसरे उत्तेजित में होता है, ये मूल से तृतीय उत्तेजित अवस्था में भेज रहा है। मतलब N1 का मान 1 हो गया, N2 का मान 4 हो गया। बस सूत्र में मान रखना है, आंसर आ जाएगा पुत्र। तो जरा देखो फटाफट से, N2 का मान 4, E4 माइनस E1 ज्ञात करना है, E4 माइनस E1 ज्ञात करना है, -13.6। Z का मान तो 1 हो गया, N1 का मान कितना 1 और N2 का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वरना कोशिश किया करो थोड़ा जल्दी। -13.6, ये 1 माइनस 1/16, ठीक है, ये बच जाएगा आपके पास 15/16। एलसीएम लोगे ना 16, फिर 16 एकम 16, 16 माइनस 1 15, ठीक है, आ जाएगा -13.6 गुणा 15/16। इस वैल्यू को सोल्व कर लेना, किस में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। ये 16 है, ये 15 है, अगर 16 होता तो लगभग सेम यही मान आता। ओके ओके ओके, हाँ जी भाई, ये हमने ऊर्जा अंतराल देख लिया। ऊर्जा अंतराल मतलब उच्चतम ऊर्जा, उच्चतम कोश की ऊर्जा माइनस निम्नतम कोश की ऊर्जा। ओके, तो ऊर्जा अंतराल आपको दिख जाएगा। ये क्या दिख रहा है आपको, यहां पर ऊर्जा अंतराल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये ऊर्जा अंतराल दिखाई दे रहा है। तो जरा देखो ध्यान से यहां पर, हाँ जी, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इंटू 15/16। तो भाई ये जो सूत्र है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये बताएगा कि इस कोश और इस कोश के बीच में ऊर्जा अंतराल इतना है, वो अंतराल को बता रहा है। तो कितनी आवश्यक ऊर्जा लगेगी,
इस डिफरेंस के बराबर, कि यहां से फुदक करके यहां जाना है तो इन दोनों का ऊर्जा अंतराल इतना है, तो इतनी ऊर्जा चाहिए। मुझे यहां से वहां जाना है तो मुझे इतनी ऊर्जा चाहिए। इसको सोल्व करके बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है? 12.7। इसको सोल्व किया तो आ रहा है बेटा लगभग 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आवश्यक ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 12.1 या 12.7? अरे इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा? 12.75। ठीक है, तो इतना ऊर्जा अंतराल आया। ये ऊर्जा अंतराल आ गया ना, तो आवश्यक ऊर्जा, तो आवश्यक ऊर्जा ये क्या है? ऊर्जा अंतराल। ये किसका सूत्र है बेटा? ऊर्जा अंतराल का ही तो होता है ना, ऊर्जा अंतराल। तो आवश्यक ऊर्जा इतनी चाहिए भैया, 12.7। अब अगर आपसे कोई बोले कि मुझे -12.2 ऊर्जा की आवश्यकता है, बहकी बहकी बात होगी ना। ऊर्जा तो धनावेशित होती है सदैव। प्लस और माइनस सिर्फ कमी और वृद्धि को बताते हैं। प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस का मतलब कमी। ठीक है, तो 12.75 इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बोलो ठीक है। अनुराग PYQ सर मां कसम अभी तक आपने जो पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आया। बेटा तू जा, तू निकल घर पे बैठ आराम से। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नहीं आता है, सबको नहीं आता है, क्योंकि सिलेक्शन सबका नहीं होता है ना। ठीक है, ओके। अनुराग PYQ, तेरी स्टूडेंट आईडी क्या है? एक बार स्टूडेंट आईडी लिख लेता हूं मैं तेरी। एक बार तेरी स्टूडेंट आईडी क्या है? अनुराग PYQ की स्टूडेंट आईडी में देखता हूं, ऑफिस के नंबर चेक करता हूं कौन है ये बच्चा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक बार तुमसे बात करते हैं बच्चे कि काहे समझ में नहीं आ रहा है, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, कौन सा है ये? हाँ ओके, टीम बात कर लेगी आपसे बढ़िया से, वो आपको बता देगी कि ओके, और फिर मुझे बता देगी क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, हाँ सर, पोजीशन में एनर्जी नेगेटिव साइन कहां से लिया? कहां पे बेटा? हाँ कहां पर? पोटेंशियल एनर्जी में ये नेगेटिव साइन कहां से लिया? अरे जरा देख ध्यान से, देखो 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 देखो, मैं समझ गया तेरे को क्या डाउट है। तुझे डाउट ये है कि स्थितिज ऊर्जा में ये ऋणावेश कहां से आया। देख, नाभिक पर आवेश ZE और दूसरा आवेश क्या था? -E। ये नाभिक पर आवेश ZE था और इलेक्ट्रॉन यहां पे था ना, जो R दूरी पर, इस पर आवेश क्या है? -E। तो नाभिक पर आवेश ZE और ये -E इलेक्ट्रॉन का आवेश। सर 1/2 से डिवाइड क्यों किया था? 1/2 से डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि मेरे को सूत्र में मान रखना था। भाई मैंने दोनों पक्षों में डिवाइड इसलिए किया ना, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। मुझे यहां पर ½ mv² का मान चाहिए। भाई mv² का मान ये है, तो या तो मैं mv² का मान यहां रखता तो बटे में 2 तो वैसे ही आता। भाई mv² का मान रखता, बटे में 2 तो वैसे ही था ना, तो वो डायरेक्ट मैंने यहां पे 1/2 mv² का मान निकाले, इसलिए दोनों तरफ भाग लगा दिया 2 से, ताकि 1/2 mv² का मान मैं यहां पर ये रख सकूं, इसलिए। ओके, हाँ जी, तो ये हो गया, ये हो गया 12.1। और हाँ मेरे को लगता है ये कोई हेवी ड्राइवर ही था। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, हो गया। अरे कहाँ गया वो, कहाँ गया? ये क्वेश्चन हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन पर आओ। हाँ जी, बस इसमें तुम मुझे बस इतना बता दो कि क्या करना है, बाकी बस तुम मुझे इतना बता दो इसमें क्या करना है, बाकी सब हो जाएगा। हाँ देखो, हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा क्या होगी? द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा का मतलब
दो, बस इतना बता दो। द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा, इसका मतलब क्या होगा बेटा? नेगेटिव होगा तो ऊर्जा, भाई नेगेटिव का मतलब होता है कमी और पॉजिटिव का मतलब होता है वृद्धि, बस इतना सा। हाँ जी, द्वितीय पृथक्करण का ऊर्जा का मतलब कि तीसरे से अनंत पे भेजा गया है इलेक्ट्रॉन को। भाई N1 का मान, द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा का मतलब यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को कहां से, N1 बराबर द्वितीय पृथक्करण ऊर्जा मतलब दूसरे उत्तेजित कोश से। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेकंड उत्तेजित अवस्था से अनंत पर इलेक्ट्रॉन गया। हाँ या ना? मतलब सेकंड का मतलब N1 बराबर 3, कहां गया? अनंत पर। N2 बराबर अनंत। तो ऊर्जा अंतराल निकाल लो दोनों का, E अनंत माइनस E थर्ड, ये ज्ञात करना है। E अनंत माइनस E थर्ड। बेटा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ओके? हाँ जी, इनफाइनाइट, वेरी गुड बबीता। N1 का मान 3 हो गया और ये मान हो गया। भाई हम सूत्र में मान रख सकते हैं। हमारा सूत्र क्या है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। हाँ जी, इस सूत्र में मान रख दो। -13.6, जेड का मान हाइड्रोजन के लिए 1 है, N1 का मान, N1 ये आ गया 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटा, ओके? 1/ अनंत 0 हो जाएगा, ठीक है? वैसे भी अनंत पे ऊर्जा तो 0 ही होती है, अनंत पे ऊर्जा तो वैसे ही 0 होती है, ठीक है? ओके, तो आपको तो अंतर निकालना है। अरे भाई इतना ही मजा मत लो, उस क्वेश्चन में ऊर्जा में कमी हुई है क्या? देख बेटा कहां गया ये क्वेश्चन, ये वाला। यहां जरा देख ध्यान से, आपको इलेक्ट्रॉन को मूल से मतलब N1 बराबर 1 से कहां भेजना है? यहां पर N2 बराबर 4 में भेजना है। तो हमने क्या देखा? अंतराल देखा। देख सूत्र में मान क्या आता है? -13.6, ओके? तो इस पहले कोश की ऊर्जा तो इतनी है, नाभिक से जैसे जैसे दूर जाते जाते ना उस कोश की ऊर्जा घटती जाती है, ठीक है? क्लियर हो गया? ऋणात्मक मान में घटती चलती जाती है और अनंत पे जाते जाते शून्य हो जाती है। तो नाभिक के पास ज्यादा ऊर्जा होती है, जैसे वो चौथे कोश में जाएगा उसकी ऊर्जा में कमी हो जाएगी। पहले इतनी थी, बाद में उतनी रह गई, हाँ या ना? पहले इतनी थी -13.6, बाद में कितनी रह गई? -12.7। तो ऋणात्मक में देख, पहले मेरे पास 13 थी, बाद में रह गई 12, तो कमी हो गई ना, तो माइनस उस कमी को ही बता रहा है, ओके? क्लियर है? तो ये वाली बात है। हाँ जी, अब यहां पर आते हैं वापस इस क्वेश्चन में। कहा गया? ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा सिंपल, यहां पे सिंपल सा मान आ जाएगा, ये -13.6 इंटू 9/9 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पदों में आंसर आ जाएगा, ओके जी? अनंत पे ऊर्जा 0 है, तो ये कितना आ जाएगा? बोलो 1.51, ठीक है? ओके, क्योंकि अनंत पे ऊर्जा कितनी होती है? 0 होती है। तो बराबर सिंपल सा यहां पे क्या आ गया? -E3। तो माइनस से माइनस छम बस E3 की ऊर्जा ये बराबर ये आ जाएगा आपके पास 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल, ठीक है? इस तरीके से हल हो जाएगा, क्योंकि ये अनंत पे तो ऊर्जा 0 होती है, अनंत पर तो ऊर्जा 0 होती है। -E3 अनंत पर ऊर्जा माइनस थर्ड कोश की ऊर्जा बराबर इस सूत्र में अपन ने पुट करा, ओके? तो यहां पर वो चीज आई, उसको भी कर सकते हो।
सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हो, मैं भी ले लूं, नहीं बता सकता। ओके, हाँ इतनी बात हो गई, इतनी बात हो गई। अच्छा ये क्यों करा मैंने, ये क्यों करा, एक मिनट यार, एक तो बातों बातों में लग जाते हैं ना तो फिर काम खराब हो जाता है। एक मिनट, मैं यहाँ पे बस एक चीज आपको क्लियर करवाना चाहता हूं। अपन को तो आवश्यक ऊर्जा चाहिए थी, अपने को आवश्यक ऊर्जा चाहिए थी। आवश्यक ऊर्जा भाई ये तो अंतर था भाई, अनंत की ऊर्जा माइनस इस कोश की ऊर्जा, उतनी ऊर्जा चाहिए। बोलो क्या हो गया ये, हाँ जी इतनी ऊर्जा चाहिए। तो यार ये अनंत की ऊर्जा माइनस थर्ड कोश की ऊर्जा, तो अनंत पे तो ऊर्जा 0 हो ही जाती है, मतलब मान तो ऋणात्मक ही आता है। यहाँ पे कितना आता है, ये माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल है, ये तो दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल है। तो आवश्यक ऊर्जा कितनी होती, तो ये तो क्या हुआ, अनंत की ऊर्जा माइनस थर्ड कोश की ऊर्जा, तो उनका ऊर्जा अंतराल इतना आया। भाई जरा समझ पा रहे हो बेटा कि उच्चतम कोश की ऊर्जा माइनस न्यूनतम कोश की ऊर्जा, उच्चतम अनंत पे तो 0 होता है, हाँ या ना, और यहां पे मान क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो यार 0 से हम कहीं ना कहीं कम आ रहे हैं, इसलिए ये मान माइनस में दिखा रहा है। भाई मैं अनंत पे था 0 पर, लेकिन तीसरे कोश में मेरी मान ऋणात्मक में थी। ओके, तो मेरे को तो यहां से वहां जाना है ना, तो बस उतनी और दे दो, ऊपर चला जाएगा। तो आवश्यक ऊर्जा, तो आवश्यक ऊर्जा बराबर आ जाएगी आपके पास 1.51, क्योंकि ऊर्जा धनात्मक होती है, ये ध्यान रखना, ऊर्जा धनात्मक होती है। प्लस माइनस कमी वृद्धि को बताता है, ठीक है, ये आ जाएगा। बोलो बच्चों, ओके, हाँ ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगाए। देख ध्यान से, आपको क्या बोला जाता है, देख जब आपको ऊर्जा अंतराल, आपसे ये बोला जाएगा प्रश्नों में बेटा कि इलेक्ट्रॉन इस कोश से उस कोश में गया, उससे इसमें आया, तो मैंने यहां पे ये सूत्र लिखवा रखा है कि ऊर्जा अंतराल, इस ऊर्जा अंतराल की मदद से हम ये बता सकते हैं कि यार ऊर्जा अंतराल इतना है तो इतनी ऊर्जा चाहिए, ठीक है, ओके। उच्चतम कोश की ऊर्जा माइनस न्यूनतम कोश की ऊर्जा बराबर होता है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2²। इस सूत्र में मान रखो तो ये आपको बता देगा कि भैया इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल इतना है, पक्का। अब ऊर्जा अंतराल इतना पता चल गया कि यार मान लो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी 2 मीटर है, तो मुझे यहां से वहां जाना है तो 2 मीटर जाना पड़ेगा, पता चल गया ना, खत्म हो गया बात, ओके। तो ये काम हो गया, ठीक। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब आगे देखो, ये क्लियर हो गया, अरे ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज कर लेते हैं बेटा, एक थोड़ी छोटी सी चीज कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा फायदा दे सके। फायदा इन द सेंस, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए एक चीज लिख लो ताकि तुम थोड़ा सा और क्लियर हो जाओगे, क्योंकि तुमने 11th में तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ जी, हाइड्रोजन के लिए Z बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, Z बराबर 1। हाँ, चूंकि हम जानते हैं E बराबर, सूत्र जानते हैं ऊर्जा का, माइनस 13.6 इंटू Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी, तो अगर मैं यहां पर बात करूं पहले कोश के लिए, n बराबर 1 के लिए, पहले कोश की ऊर्जा आ जाएगी E1 कितना आएगी, माइनस 13.6, n का मान 1 है तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई पहले कोश की ऊर्जा। n बराबर 2 के लिए देखो, n बराबर 2 के लिए दूसरे कोश की ऊर्जा आ जाएगी, तो E2 का मान डायरेक्ट रख रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि Z का मान तो यही है, माइनस 13.6/4, क्योंकि यहां पे N2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके।
तो ये -3.4 के लगभग आएगा, -3.4 के लगभग आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, चल रही है क्लास, चल रही है बेटा, क्लास चल रही है। अगला N3 के लिए ऊर्जा देखो तीसरे कोश की, -13.6 बटे N3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहां 9 आ जाएगा, और ये मान आएगा बेटा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अगला देखो, ये क्यों लिखवा रहा हूं, कारण बताता हूं। n बराबर 4 के लिए देखो E3, E4 आ जाएगा, तो -13.6 n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका मान बताओ कितना आया। इसका मान आ जाएगा, एक बच्चा बोल रहा है, इसका मान बता तुरंत, एक बार बताना, इसका मान बताना, 0.85 आएगा शायद, 0.85, हाँ बिल्कुल 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब इसी तरीके से अगर हम सोल्व करते जाए ना, पांचवा, ठीक है, n बराबर अनंत के लिए, फिर अनंत, ये ऊर्जा हो जाती है बेटा 0, ये ऊर्जा हो जाती है 0। तो जरा देखो ध्यान से, ये मेरा है नाभिक, ये N1 पहला कोश, ये N2 दूसरा कोश, ये N3 तीसरा कोश, ये N4 चौथा कोश, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये अनंत Nवा कोश। तो यहां पे जरा देखो ध्यान से, पहले कोश की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की माइनस होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगले वाले की होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर अगले वाले की होती है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अनंत पे जाते जाते ऊर्जा हो जाती है 0। तो आप इससे यही समझोगे कि यार उच्च ऊर्जा स्तर तो ये है, और उच्च से निम्न का हमें यहां पे क्या निकालना था, ठीक है। यहां पर जब भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो जितना इनका डिफरेंस है उतनी ऊर्जा उसको चाहिए। अगर अरे उत्तेजित तो नीचे से ऊपर ही होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इससे इसमें जाना है, तो इन दोनों का अंतर निकाल लो, उतनी ऊर्जा चाहिए। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो इन दोनों के बीच में जितना ऊर्जा अंतराल आ रहा है ना भाई, इतनी इस कोश की ऊर्जा, इस कोश की ऊर्जा इतनी, उतना ऊर्जा अंतराल आएगा। यहां से यहां जाना है, पहले से चौथे में जाना है, तो इसकी ऊर्जा माइनस इसकी ऊर्जा, तो फिर अपन ऐसे सूत्र लगा के निकालते हैं। और अनंत पे जाना है पहले वाले से, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो हम वहां से ये कर सकते हैं। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान रखें, और उसी के बिहाफ पर ये सारी चीजें मैंने करवाई है। n बराबर n, अरे n बराबर n का मतलब है कोई भी कोश, तो कोश की संख्या आती है। हाँ जी, ये हो गया, ये हो गया। अब एक ये लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, फिर बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। हाँ जी, एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, बोहर मॉडल की सीमाएं। तो बोहर ने बहुत सारी चीजें बताई, बोहर ने बहुत सारी चीजों को अच्छे से बताया कि कोई भी परमाणु क्या होता है, कैसे होता है। सर 11th वालों का ध्यान रखो यार, तुम 11th क्लास के हो, तुमने ये बैच कैसे ज्वाइन कर लिया, पहले तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। ये 1 साल का कोर्स है, पहले तो मैं ये बताओ, ये 1 साल का कोर्स है, इस बात का ध्यान रखो। हाँ, और 1 साल में ही बेटा अपने को इसको टफ क्वेश्चन भी मैं लेकर, बेटा मैं टफ क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है, लेकिन उनको करवाना पड़ता है ढंग से, ताकि वो ऑटोमेटिक आसान हो जाते हैं। वरना अगर मैं फिर पेपर में नंबर कैसे नहीं आते आपके, ठीक है। ये सब नीट के क्वेश्चन है। हाँ, बोहर मॉडल की सीमाएं। बोहर मॉडल की पहली सीमा तो ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है। दिस रूल या दिस मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यह मॉडल एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका, पहली बात।
दूसरी बात कि इसने बोला था कि कोणीय संवेग mvr क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। कैसे होता है? नो एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होता है। क्यों होता है? नो एक्सप्लेनेशन। थर्ड बात, इसने क्या बोला था कि बोहर का जो मॉडल था वो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत और भौतिकी के चिरसिम्मत सिद्धांत पर आधारित था। लेकिन कैसे? बोहर ने विकिरणों के प्लैंक के क्वांटम और भौतिकी के चिरसम्मत सिद्धांत को बिना किसी सैद्धांतिक विवरण के आपस में संबंधित किया। उनका आपस में कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी इसने रिलेट कर लिया। ओके, अगला। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती है, अभी हम पढ़ेंगे उनके बारे में। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचनाओं को बोहर सिद्धांत नहीं समझा सका कि जो संरचनाएं होती है ना वो भी छोटी छोटी संरचनाओं में डिस्ट्रीब्यूट रहती है। स्पेक्ट्रम रेखाओं की सूक्ष्म संरचनाओं को उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और काम की बात, यह जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को नहीं बता सका। ये क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन होना, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र में विपाटन जीमान प्रभाव और विद्युत क्षेत्र में विपाटन स्टार्क प्रभाव कहलाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आगे पढ़ेंगे बेटा, फिजिक्स में आएगा बेटा, वो फिजिक्स में आएगा। बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर कुछ एक्स्ट्रा बात है वो मैं कर लूंगा। हाँ जी, ये हो गया। आपको कितनी सैलरी मिलती है? बेटा दाल रोटी चल जाती है। हाँ जी, जो बेटा जो हाँ ओके, ये सारी चीजें आप इसको देख सकते हो। और अगर आप चाहते हो इस चैप्टर के PYQ सर पहले लगवा दो, तो आप इस चैप्टर के PYQ डाउटनट नीट के YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देखो, डॉक्टर साहब सीरीज, उसमें मैंने हर एक चैप्टर के PYQ करवा रखे हैं। हाँ जी, एक बार इन सारी चीजों को देख लो कि यह यार सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड था, यह mvr बराबर nh/2π नहीं बता पाया, यह जीमान प्रभाव स्टार्क प्रभाव को नहीं बता पाया, ठीक है, ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं की और छोटी छोटी संरचनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसकी कुछ कमियां थी। लेकिन इसने बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव ये पढ़ लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ये पढ़ लेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, अब आपकी कुछ बातें हो तो बातें कर लेते हैं। हाँ, जिसको जाना है वो जा सकता है बेटा, जिसको जाना है जिसको जा सकता है बेटा। -85 ही तो बताया वो, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बताया। ओके, -0.85 ये बता दिया, ठीक है। ओके, किसी क्वेश्चन में लगा हो कि सर ये नहीं बताया, ये समझ नहीं आया, पूछ सकते हो। सर 1 साल तो सूत्र याद करने में चला जाएगा, तो बेटा वैसे भी तो तुम ड्रॉपर ही हो। क्या बोलना चाह रहा है बालक? हाँ जी, अब तुम्हारे थोड़े कमेंट वगैरह ले लेते ना, इतना कोई टेंशन नहीं, अगली क्लास है ही नहीं पार सर की। छवि पुंदीर बोल रही है, सर अगर मैं सिर्फ आपके पढ़ाए हुए में से नोट्स बना करके उन्हें ही बहुत बार रिवाइज करूं और क्वेश्चन करूं, टेस्ट दूं, कुछ ना पढ़ूं केमिस्ट्री में, तो 170 प्लस हो जाएंगे। देखो, अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोट्स के साथ साथ हम थ्योरी तो आप पहले भी पढ़ते थे, आपके अंदर एक नई अप्रोच डेवलप होनी चाहिए। वो डेवलप ये कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस करने चाहिए। अब जरा देखो ध्यान से, अपन कर रहे हैं क्लासेस कर रहे हैं, तो क्लासेस में आपको ये पता है कि हर तरह का बच्चा है, लगभग 7,500-8 हजार बच्चे इस बैच में हैं। तो 7,500-8 हजार बच्चे जब एक बैच में होते हैं और एक साथ कमेंट करते हैं, तो आप मुझे ये बता सकते हो, तुम में से बहुत इस बैच में पता है कुछ बच्चे तो 10th क्लास के भी आ गए, 1-2 पता नहीं कैसे आ गए, ठीक है।
और कुछ बच्चे 11th क्लास के आ गए, तो मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊं तो फिर वो बिलक देते हैं। तो जो बच्चे ऑलरेडी, अगर मान लो तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो उनको थ्योरी आप पढ़ो, अच्छी बात है, थ्योरी पढ़ो, तो थ्योरी बिना तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जो थ्योरी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ओके, आपको उसमें लगता है कि मैंने को इतना इतना आता है, तो अब आपको क्या करना चाहिए जो पिछले साल आपने नहीं किया था या बहुत कम किया था, वो थी प्रैक्टिस। और जब भी आप कोई टेस्ट दो, आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने नंबर आए। पक्की बात? अच्छी बात है, मतलब जितने नंबर आए उतने नंबर का आप अटेम्प्ट कर सकते थे। बाकी क्यों नहीं किया? गिवन सिलेबस में से आया था, जितना आपको सिलेबस में बताया था उसमें से आया, क्यों नहीं आया? मतलब वो टॉपिक आपका वीक है, उन क्वेश्चन को दोबारा से सोल्व करो जो नहीं हुए। ये अप्रोच लगाओगे तो आई थिंक आप ज्यादा बेटर कर सकते हो कम समय में। टेस्ट लगाओ, टेस्ट से कभी मक्कारी मत करो बेटा। और आप घर बैठे टेस्ट लगा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा ईमानदारी दिखाओ, क्योंकि जो हमारा सॉफ्टवेयर है ना वो पकड़ लेता है चीजों को। कैसे? कुछ भाई साहब के पेपर में नंबर आए 720 में 720, क्योंकि घर बैठे उसने दूसरा फोन में से आंसर वांसर ढूंढ के लगा दिए होंगे। लेकिन जो टाइम होता है ना, वो टाइम भी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगाया, या टोटल 200 क्वेश्चन थे, कितना टाइम लगाया। बहुत सी बार तो हमें ये देखने को मिलता है कि 200 क्वेश्चन थे, 30 मिनट में लगा दिए। तो इसका मतलब ये उसने तुरंत खट 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 इधर उधर देखा, काम हो गया। लेकिन बेटा ये वहां नहीं कर पाएगा तू, और वहां नहीं कर पाएगा तो तेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना। ओके, तो आप छवि मैं आपको यही बोलूंगा, आप नोट्स पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ प्रैक्टिस करें, टेस्ट दे तो आपके 100% आ जाएंगे। ओके, हाँ जी, और कुछ बच्चे? हाँ जी बेटा, जिसको जाना हो जा सकते हो। एनसीईआरटी से रिवीजन करें, जो आप लिखवाएं ये काफी। बेटा अभी एनसीईआरटी से रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्लास रख दो ना। बेटा डाउट क्लास क्यों रख दें, आप तो ऑलरेडी लाइव पढ़ते हो। फॉर्मूला शीट दे दो ना प्लीज, बहुत मेहरबानी होगी। बेटा अमन पांडे, यार देखो हर एक चैप्टर के साथ फॉर्मूले बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अभी जब मैंने क्या किया था, अभी आपको एनसीईआरटी संपूर्ण दी थी, तो इसमें क्या दिए थे? फॉर्मूले तो दिए थे ना, फॉर्मूले ही दिए थे, मैंने खुद ने लिखे थे वो। और वो चीज आप खुद कर सकते हो। आपको क्या पता 2 चीजें आपकी तरफ से खुद उसमें लिखनी हो। ओके, तो मैं तो जहां तक होता है कि यही करो कि खुद के शॉर्ट नोट्स खुद बनाओ, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मुझे पता है ना यार मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मेरे को ये चीज इसमें डालनी है। सर मेरे से कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, सर एमसीक्यू के लिए क्या फिंगर टिप्स ले लें? यार एमसीक्यू के लिए फिंगर टिप्स ले लो, आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले लो, उसमें नए क्वेश्चन भी है और पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन भी है, ले सकते हो। सर अभी तक रैंक क्यों घट रही है? यार रैंक क्यों घट रही है? तुम्हारे अंदर पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत है फिर तो। सब क्वेश्चन, सब मॉड्यूल काफी है क्या? मॉड्यूल देखो यार, अरुण महेश्वरी, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि देखो किसी भी कोचिंग में चले जाओ, उनका कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल होता है, वो आपको देते हैं। और वो स्टडी मटेरियल कुछ इस तरह का होता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो उसके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। तो आपको सबसे पहले तो उसको फिर डेडिकेटेडली फॉलो करना पड़ेगा, तो आपका निकल जाएगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है प्रतिभा सनातनी। यार टाइम मैनेजमेंट के लिए तो ऐसा कहाँ जाता है आपका टाइम? इस बैच में मोस्टली बच्चे ड्रॉपर है, उनको तो टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। शाम के 4 बजे उनकी क्लास होती है, जो शायद लगभग 9:30 बजे 10 बजे तक चलती है। लेकिन जो बच्चे, और वो बच्चे मॉर्निंग में फ्री रहते हैं, ठीक है, तो मॉर्निंग में आपके पास पर्याप्त समय है। कम से कम आपको ना करते करते बेटा कम से कम आपको 10 घंटे तो देने ही चाहिए। 10 घंटे, ये मुझे नहीं दे रहे हो तुम, तुम्हारे फ्यूचर को दे रहे हो। ये 10 घंटे आप मुझे नहीं दे रहे हो, ये आपके फ्यूचर को दे रहे हो। जहां आप हो वहीं रह जाओगे अगर नहीं दोगे तो, ठीक है। तो यार, और पता है आप अच्छे से सारी चीजें
क्लियर किया करो अच्छे से। कोई भी डाउट हो ना उसको क्लियर करो, डाउट को डाउट मत रहने दो। अब सर आप तो हमें सारे डाउट बताते ही नहीं हो। सर हम तो बहुत पूछते हैं, बहुत कमेंट करते हैं, लेकिन आप तो जवाब ही नहीं देते हो। यार देखो यहाँ पे इतने सारे कमेंट आते हैं तो ये एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है हर एक कमेंट का जवाब देना। डेली अपनी क्लास होती है, डेली जाने कितने बच्चे देखते हैं, तो एक दिन में लगभग अगर 2000 डाउट भी आ रहे हैं तो भैया एक डाउट को बताने में कम से कम कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या करें, जो आपके डाउट है ना बहुत छोटे डाउट होते हैं, ठीक है, उन अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का डाउट तो आपको डाउट ऐप पे मिल जाएगा ना भाई। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर उनका समझ में नहीं आता, आपका समझ में आ जाता है। तुम्हें तरीका तो मैंने बताया है ना, और उसने थोड़ा बहुत बताया है, तो उन दोनों से तुम बढ़िया तरीके से सीख सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? अरे भाई तुम्हें पहली प्रॉब्लम तो ये थी सर आप हमारे में ये डाल दो, क्वेश्चन डाल दो, क्वेश्चन डाल दो। अब क्वेश्चन डाल दिए तो तुम्हें अब ये नहीं पता क्वेश्चन कहां पर है। अपने कोर्स में देखो, उसमें देखो पीडीएफ नोट्स, उस पीडीएफ नोट्स में जाओ अभ्यास पर, उसमें जाओ अभ्यास वाले कॉलम में, उसमें कंप्लीट आपके एक्सरसाइज डाली गई है, ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर। तो वहां पर आप उसको ओपन करो, उसमें मिल जाएगा। 12th के साथ आपके लेक्चर अच्छे से 10 घंटे में क्या क्या करूं ये बता दो। अमन पांडे यार गजब करते हो यार, सब हम ही बताएं। ओके हाँ जी ओके अच्छा, इसमें तो मुझे फिर कुछ काटना पीटना पड़ेगा यार। हाँ अगर मैं बात करूं तो 10 घंटे को आप सही तरीके से यूटिलाइज कर लो। 3 घंटे बायोलॉजी को दे दो, 3 घंटे केमिस्ट्री को दे दो, और 4 घंटे फिजिक्स को दे दो। फिजिक्स को दे दो BCP, क्योंकि फिजिक्स में बेटा न्यूमेरिकल। देखो यहां पर आपको किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा, कोई फेवरेट सब्जेक्ट मत रखो। फेवरेट सब्जेक्ट का इन द सेंस कि अरे सर मेरे तो पार्ट सर फेवरेट है, मैं तो बस बायोलॉजी पढ़ूंगा, मैं तो पार्ट सर से पढ़ूंगा और किसी से नहीं पढ़ूंगा, नहीं होएगा सिलेक्शन। या फिर सर मेरे तो कॉमर्स सर फेवरेट है, या फिर मेरी तो केमिस्ट्री फेवरेट है, या मेरे तो केमिस्ट्री की ये टीचर फेवरेट है, नहीं होएगा सिलेक्शन। सिलेक्शन होएगा एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तुम्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तुम्हें केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, तो नहीं होगा सिलेक्शन। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कृष्णा कैसे लाल पीला हो रहा है भाई? ओके, तो कभी भी सेटिस्फेक्शन के लिए मत पढ़ो, ठीक है, तुम कभी भी सेटिस्फेक्शन के लिए मत पढ़ो कि यार मेरे को जो बस मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, उसके लिए मत पढ़ो। एग्जाम में क्या आता है उसके लिए पढ़ो, रिक्वायरमेंट क्या है, तो हो जाएगा, वो काफी है। बिल्कुल बेटा, देखो यहां पे जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो कहीं ना कहीं उन टॉपिक से करवा रहा हूं जो आपके सिलेबस में है। तो अगर आप उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हारे अंदर क्या होने लगेगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग डेवलप होने लगेगी कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, या इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जब आप और क्वेश्चंस लगाते हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ना भाई। हाँ जी सर 2 घंटा तो होमवर्क में चला जाता है, तो होमवर्क में चला जाता है तो वो क्या काम है, वो भी तो प्रैक्टिस ही है ना एक तरह की, क्या दिक्कत है। ओके सर जी 10 घंटा मिनिमम चार्ज कितना, क्या मिनिमम चार्ज कितना, डाउट नॉट। सेल्फ स्टडी के लिए 10 घंटे बेटा देखो, अपार्ट फ्रॉम क्लासेस कम से कम आपको निकालने चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे। 8 घंटे ठीक है, और सोने का टाइम अभी कम कर दो, सोने का टाइम 7 घंटे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमार नहीं होएगा। 7 घंटे सो लो, कम से कम 7-8 घंटे सफिशिएंट है, ठीक है। रात में 7 घंटे सो लो और 1 या आधा घंटा दिन में निकाल लो, 1 या आधा घंटा दिन में निकाल लो, क्योंकि दिन में नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम आधे घंटे या 1 घंटे दिन में सो लिए ना, तुम्हें बहुत अच्छी एनर्जी आ जाएगी। टेस्ट का टाइम कम है सर, कैसे? 3 घंटे 20 मिनट का तो टेस्ट होता है सर। नोट्स बनाने कैसे बनाए यार? खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ ना, अभी मैंने बना के भेजे हैं, तो उसमें क्या लिखा है मैंने, फॉर्मूले लिखे हैं। फिजिक्स में फिजिकल में फॉर्मूले काम आते हैं,
प्रोफेशनल टेक इन मेडिकल कॉलेज। कॉलेज में प्रोफेसर कैसे पढ़ाते हैं? जैसे हम यहाँ पढ़ाते हैं वैसे वो वहां पे पढ़ाते हैं बेटा, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। सर मेरा सेकंड रो पर है। अब अगर तुम्हारा सेकंड रो पर है मन पांडे, तो पिछले साल क्या करा था तूने? 10 घंटे कैसे पढ़ाता तू? मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल कुछ नहीं होता बेटा, बस मटेरियल, स्टडी मटेरियल, उसे को मॉड्यूल बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी में 1/2 कैसे हुआ? काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है बेटा 1/2 mv², सूत्र होता है उसका। वो काफी है, काफी है, बिल्कुल काफी है। जो न्यूमेरिकल में करवाता हूँ वो काफी है, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिस करनी चाहिए एक्स्ट्रा। इनको ही रटो मत हो, अपन क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को समझना है, ये करना है। गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस होती है? अरे भाई सारी चीजें आज ही पूछ लोगे क्या? 12th में हूं, मुझे 12th ठीक, अच्छा कोई दिक्कत नहीं बेटा, किसी भी कोचिंग के हो चल जाएंगे, ठीक है। हाँ अब जरा देखो ध्यान से, 12th वाले। हाँ जी सर हम 12th वाले, हमारा कुछ करो, क्योंकि हम बोर्ड्स में भी हैं, हमारे बोर्ड्स भी आ रहे हैं। हाँ हमारे बोर्ड्स भी आ रहे हैं और हमें नीट की तैयारी भी करनी है। तो जरा देखो ध्यान से, जो 12th वाले ना बेटा, तो टेंशन मत लो आप, आपका सब सही चल रहा है। ये हमारे दिमाग में थोड़ा सा डर है कि हम 12th में हैं तो नीट और बोर्ड को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जरा देखो ध्यान से, आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपकी बोर्ड ऑटोमेटिक होती चली जाएगी, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो पढ़ाई के लिए तो परेशान नहीं होना। परेशान इसलिए हो सकते हो सर हम स्कूल जाते हैं तो टाइम मैनेज नहीं होता, वो मैटर है। तो जो बच्चे 12th में स्कूल जाते हैं तो मैं पूछूंगा क्यों जाते हो, ओके। और अगर आप स्कूल जाते हैं तो वहां पे ये देखें कि पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अगर पढ़ाई नहीं हो रही तो जाने से कोई मतलब नहीं है बेटा। और अगर आपको कॉलेज स्कूल में बुलाया जाता है, वहां पर अगर पढ़ाया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पर, ओके। टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर आपको वहां पे कोई ज्यादा इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, उसके बढ़िया तो सेल्फ स्टडी कर लो, ज्यादा बढ़िया है। क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक ले? अरे ये डाउट कभी खत्म ही नहीं होता तुम्हारा यार, कितनी बार बताऊं। एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले लो, एररलेस ले लो, कुछ भी ले लो। पार्ट सर से ही पूछोगे, मुझसे ही पूछोगे, पालीवाल सर से ही पूछोगे, या किसी तीसरे टीचर से, चौथे टीचर से ही पूछोगे। एमसीक्यू क्या होता है बस अब नहीं बताऊंगा मैं। पीई तो एमजीएच, मेडिकल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, हर मेडिकल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा यार। इंडिया में जो इंग्लिश है ना, इतनी एकदम अंग्रेजों की तरह नहीं बोली जाती है बे, नॉर्मल से इंग्लिश होती है। आपकी सब्जेक्ट जो है उसको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, बाकी कॉलेज वाला आपसे बातचीत हिंदी में करेगा, ऐसा नहीं है, ओके। आपसे एकदम इंग्लिश में बात नहीं करेगा, वो करेगा थोड़ी थोड़ी हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगी लैंग्वेज, इतना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं होता है वो, ओके। मेरे क्वेश्चन नहीं भरे, कुछ करो, मैं फेल हो जाऊंगा। भाई मैं क्या करूं, मैं क्वेश्चन तो तू करेगा ना, मैं तो क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं करवा रहा हूं, तुम करो, वो वाली बात है। और देखो ध्यान से, किसी भी बच्चे के सिलेक्शन में टीचर का योगदान, हम तो हर बार बोलते आते हैं कि 30% है, बाकी उस बच्चे की मेहनत है, ओके। उस बच्चे ने कितना एफर्ट डाला है। हमने तो हर एक को पढ़ाया, 7-8 हजार जितने भी क्राउड अभी देख रही है इसको, लेकिन उसको कुछ बच्चे बड़े सीरियसनेस से सुन रहे होंगे और कुछ बच्चे कान में ईयरफोन लगा करके 2-3 दोस्त आसपास बैठे होंगे, बातें भी चल रही है और पढ़ भी रहे हैं, या फिर फैमिली के साथ बैठे होंगे और पढ़ रहे होंगे, या फिर पढ़ रहे हैं कान में ईयरफोन लगा रहे हैं, गाड़ी वाड़ी पे चल रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे तुम में से, ओके। कान में ईयरफोन लग रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, सामने टीवी चल रही होगी, बातें चल रही होगी, ऐसा चल रहा होगा। तो सीरियसनेस कौन दिखा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना फिर चीजें बर्बाद हो जाएगी। नीट के साथ बीएससी कर सकते हैं, नीट के साथ बीएससी भी मत करो, ठीक है। अगर तुम 12th पास आउट हो भी और ड्रॉप लिया है तो प्रॉपर उसको ड्रॉप की तरह यूज करो। अगर आप प्रेजेंट टाइम पर कोई दूसरे कोर्स में एडमिशन ले लोगे तो उससे ये होगा कि तुम फिर नीट की तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे। दिल्ली फ्रीक्वेंसी नहीं पढ़ाओगे,
बेटा अभी वो आया ना, क्या नाम है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो उसमें दहली फ्रीक्वेंसी काम आएगा प्रदीप कुमार, तो वहां पढ़ेंगे। ठीक है, दहली आवर्ती वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती धातु। ठीक है, पढ़ेंगे, चिंता मत करो। फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर है? ज्यादा नहीं है। ठीक है, बीएससी में नीट का लेवल ही आता है क्या यार? बीएससी अलग है, नीट अलग है, थोड़ा अलग रखो। जल योजन ऊर्जा क्या है? आगे पढ़ेंगे। किसी भी एक मोल पदार्थ आयनिक यौगिक को जल में डालने पर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा। ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से करना सही है क्या? अब तुम बीटेक क्यों कर रहे हो? ठीक है, बीटेक तो मैथ्स वाले बच्चे करते हैं भाई। ओके, नीट का एग्जाम देने के लिए बोर्ड्स में कितने मार्क्स चाहिए? 50% से ऊपर बस। हमने अपने अब की बार आपको झोंक दिया। अच्छा, रिचर्डसन, बहुत बढ़िया बेटा, बढ़िया से पढ़ लेना इस बार। नीट नहीं हुआ तो बीएससी कर लेना, फिर कर लेना। ठीक है, लेकिन पहले इसकी कोशिश करो। हमारे यहाँ एडमिशन ले ले तो बस और कुछ नहीं, पेपर वाले नहीं है। क्या बोल रहा है स्कूल? अब देखो इतने सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, 2021-2020 के क्वेश्चन डाल दीजिएगा। अरे नूरत बेटा 2020-2021 के क्वेश्चन ना आपको हमारे डाउटनेट के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो, इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी डिग्रीज यू हैव? बेटा मेरे पास क्या है डिग्रीज? मेरे पास डिग्रीज जैसे कि मैंने क्या क्या किया हुआ है। मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, बीएड किया हुआ है। उसके अलावा मेरा अभी और क्या था वो NPCIL मैंने क्लियर किया हुआ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जब मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था तब से पढ़ा रहा हूँ बेटा, और 2021 तक इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। कोविड के बाद तो मैं पढ़ाना स्टार्ट किया है हिंदी मीडियम। हाँ जी, 80% जाना आगम बोल देंगे बेटा। ठीक है, हाँ जी। और अरे अगर तुम्हारे कोई फ्री हो गए हो तो बेटा जा सकते हो। ऐसा कोई नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा ऐसा हो कि सर जब तक बात करेंगे मैं तो यहीं रहूंगा। नहीं सर, वरना सर का अपमान हो जाएगा। जा सकते हो। ठीक है, ओके। डॉक्टर साहब सीरीज दिखा दो। डाउटनेट यूट्यूब चैनल नीट वाला खोल, उसमें देख। क्या देख? प्लेलिस्ट पे देख ले, डॉक्टर साहब सीरीज वहां पे आ जाएगी। हाँ जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू आशुतोष। ओके, ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले फिजिकल निपटाएंगे। फिजिकल के कुछ चैप्टर्स है जो मेरे दिमाग में, पहले उनको खत्म करना है, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक। ठीक है, तो टेंशन मत ले। एमसीक्यू क्या होता है? बहुविकल्पीय प्रश्न। मैं बीए कर लूं क्या? बेटा बीए कर रहे हो तो फिर ये क्यों कर रहे हो नीट की तैयारी? अगर बीए ही करनी है तो फिर नीट की तैयारी क्यों करना है? कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? एक दिन में कितने क्वेश्चन करने चाहिए? मैं कमेंट बंद कर रहा हूं, तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। कितने भी कर भाई एक दिन में यार, जितना तू कर सके, जितना तेरा एफर्ट है 10 घंटे में जितना कर सके उतना लगाना। ठीक है, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।